स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है एलसीआर श्रेणी परिपथ तथा अनुनाद। एलसीआर सीरीज सर्किट एंड रेजोनेंस इन दिस सर्किट। सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है। ईएमएफ का एसी ईएमएफ वाला कोई स्रोत है हमारे पास, उससे हमने जो है एल सी और आर यानी एक इंडक्टेंस, एक प्रेरकत्व, एक संधारित्र और एक प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इसको हमने आज स्टडी करना है। इससे पहले हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब परिपथ में जो है केवल प्रतिरोध हो, केवल धारिता हो, केवल प्रेरकत्व हो, फिर जब जो है सी और आर हो, जब केवल आर और एल हो और जब केवल एल सी हो। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे जब परिपथ में तीनों है, एल सी आर तीनों सर्किट है। एक चीज आपने यहाँ पे नोट करनी है, अगर ये डीसी होता, कोई बैटरी लगी होती यहाँ पे, तो हम कहते हैं माना किसी समय जो अब क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो करंट तीनों में क्या होगा, एल सी और आर तीनों कंपोनेंट में करंट क्या होगा, सेम होगा। ये आपको पता है, जब भी सीरीज में कोई कंपोनेंट जोड़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट तो उन सब में करंट क्या होता है, सेम होता है। सपोज दैट इज आई वो करंट है हमारा। इंस्टेंटेनियस जो है ईएमएफ क्या है, E = E0 sin ओमेगा t AC के लिए। अब इसमें आप ये देखिए, और उस क्षण पे जब करंट आई है सर्किट में, उस क्षण पे माना L के सिरों के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है VL, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर VC और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR इस प्रकार से बटा हुआ है। एक चीज नोट करिए, अगर यहाँ पे बैटरी होती यानी ये डीसी होता AC की जगह, तब जो है हम लिखते माना E अगर DC होता, फॉर एग्जांपल E अगर DC होता तो इसको हम कैसे लिखते, क्योंकि इस बैटरी के कारण ये विभव यहाँ बटा हुआ है तो हम सीधा लिख देते VL + VC + VR। ये हमारा DC के लिए होता, DC सर्किट होता, तब हम इस प्रकार लिखते डायरेक्ट कंडीशन। चूंकि ये AC है और क्योंकि इसमें वोल्टेज और करंट में भिन्न भिन्न क्या होता है, कलांतर होता है। इसमें तो कला की बात ही नहीं आती क्योंकि DC है, DC में कला कोई होगा नहीं, वेवफॉर्म तरंग नहीं है, सिंपल है, स्टेडी करंट है। तब जो है AC में कलांतर होने के कारण हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, सीधा नहीं जुड़ेगा, बीजीय सम या अलजेब्रिक सम नहीं होगा, ये क्या होगा, वेक्टर सम होगा, जिसको हम बोलते हैं फेजर से या फेज डायग्राम से दिखाते हैं। करंट और वोल्टेज को हम वेक्टर की तरह AC के सर्किट में ट्रीट करते हैं और फेजर डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हम क्या दिखाते हैं, कला कोण या कलांतर दिखाते हैं। तब वो जो है वेक्टर के समान एडिशन होगा उनका। तो ये आपने ध्यान रखना है। जब भी हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथों का जो है विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको फेजर डायग्राम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। आपका फेजर डायग्राम क्लियर है, ये आपको याद है, तो आपका सारा डेरिवेशन, सारे फॉर्मूले सब कुछ निकल आएगा इसी से। तो फेजर डायग्राम पे आप जरूर ध्यान रखें। उसमें भी एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आर की बात आती है तो V और I क्या होते हैं, समान कला में। आपको पता है समान कला में कि शुद्ध प्रेरकत्व है तो परिपथ में जो है करंट और वोल्टेज समान कला में होता है। शुद्ध इंडक्टर है, केवल ये है शुद्ध प्रतिरोध है, सॉरी शुद्ध प्रेरकत्व यहाँ पे इंडक्टेंस इंडक्टर है L, तब जो है वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज I से कला में π/2 या 90 आगे, यहाँ पे जो है वोल्टेज लीडिंग होता है। और केवल कैपेसिटर है परिपथ में, शुद्ध जो है संधारित्र है परिपथ में, L और R नहीं है, तब जो है क्या होता है, वोल्टेज I से कला में π/2 पीछे, यहाँ पे क्या होता है, पीछे होता है। तो ये आपको सिंपल थ्योरी नोट रखनी है, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि प्रतिरोध के सिरों पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। शुद्ध प्रेरकत्व के सिरों पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 डिग्री आगे होता है, जबकि कैपेसिटर में जो है वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। तो इसके आधार पे इसकी सिंपल थ्योरी ये हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज फेजर डायग्राम, ये हमको याद रखना है। इसी बेस पे हमारा फेजर डायग्राम भी बना हुआ है, इसी को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं पहले फेजर डायग्राम को, फिर इसके डेरिवेशन पे आते हैं। तो देखिए VL VC VR इस प्रकार से बना, किसी इंस्टेंट पे जो है इसमें करंट I है, उस क्षण इनके सिरों पे विभवांतर क्रमशः इस प्रकार है माना। फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे वो से इस प्रकार, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस में लिया। अब देखो ये करंट हो गया, सपोज ये दिखाया हमने करंट, तो इसी करंट की ही कला में क्या है, या समान कला में क्या होता है VR, तो वोल्टेज VR प्रतिरोध के सिरों पर और करंट दोनों क्या हो समान कला में, ये दिखा दिया। इसके सिरों पे लगा विभवांतर VL जो है इस करंट से कला में क्या होगा, 90 आगे, तो π/2 इससे जो है कला में देखो 90 आगे, ये वाला ये क्या दिखा रहा है, VL दिखा रहा है।
इसके सिरों पर, कैपेसिटर के सिरों पर विभवांतर Vc जो है वो करंट से कला में 90 पीछे, तो ये करंट है, इससे कला में 90 क्या होना है, पीछे होना है। हमें से ध्यान रखना कोण को हमको कैसे नापना है, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में कोण को नापना है। धनात्मक कला यहाँ ऋणात्मक, पीछे कला तो उल्टा चलेंगे वो। तो ये हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि VL और VC दोनों क्या हैं, परस्पर विपरीत कला में, ये दोनों के बीच कलांतर 180 है, इसको बोलते हैं परस्पर विपरीत कला में। अब हम कहते हैं माना किसी क्षण, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिया है कि माना जो है VL इज ग्रेटर देन VC, ये हम मान रहे हैं यहाँ पे, माना VL ग्रेटर देन VC, किसी क्षण जो है कंडीशन क्या है कि VL जो है VC से बड़ा है, तो तब परिणामी क्या हो जाएगा, VL वाला बड़ा है उसमें से VC विपरीत कला में, तो VL माइनस VC ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे तक जो है ये डायग्राम दिखा रहा है, जो ये वेक्टर दिखा रहा है, तो ये दिखाएगा रिजल्टेंट VL माइनस VC, ये VL माइनस VC यहाँ है, VR यहाँ है, तो इनका परिणामी जो EMF है E, जो ये E है वो इस प्रकार से आएगा वेक्टर सम के रूप में। माना जो है वो करंट से क्या दिख रहा है हमको, कला में 5 डिग्री आगे। तो इस प्रकार से फेजर डायग्राम हमारा कंक्लूड होता है। एक तो ये हो गया समान कला में। दूसरा हम इसमें लिखते हैं कि चूंकि करंट आई है किसी क्षण, तब जो ओम के नियम से V इक्वल टू IR से, तो VL इज इक्वल टू I इंटू, यहाँ R की जगह क्या होता है XL, आपको पता है। दूसरा VC इज इक्वल टू I इंटू, यहाँ R की जगह XC, प्रेरणिक प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और VR R इज इक्वल टू I इंटू R, ये तो सिंपल है, VR I इंटू R, ये हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन एक ये बन जाएगी। अब ये कलांतर वाला फेज डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया। हमने माना कि VL बड़ा है तो ऊपर, अगर VC बड़ा है तो तब परिणामी क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा इस प्रकार से, और तब वो कला में पीछे हो जाएगा, E इधर को आएगा इस प्रकार से। ये भी हम ध्यान में रखो। सीधा सीधा जो है इस ट्रायंगल से जो है आप अगर डेरिवेशन करते हैं, सीधा E की वैल्यू निकालें तो E इक्वल टू, इसको लिखेंगे फेजर आरेख से। ये कहाँ से लिखा हमने, फेजर आरेख से। फेजर आरेख इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बार कह रहा हूँ आपको, इसको जरूर ध्यान में रखना आपने। फेजर आरेख से E स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा VL माइनस VC, ये VL माइनस VC हो जाएगा। ये वाला क्या है, VR है वेक्टर, वो VL माइनस VC। तो फेजर डायग्राम से जो है E स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। आप इसको VC माइनस VL स्क्वायर भी कह सकते हैं, तब नीचे की ओर आपको E दिखाना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई जो है ऐसी कंडीशन नहीं निकली हुई है। देन E इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे सब, तो I स्क्वायर एक कॉमन आएगा, सारे में I स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, I स्क्वायर कॉमन आ गया। नेक्स्ट अंदर क्या आएगा हमारे पास, R स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, इस प्रकार से ब्रैकेट बना देंगे, ये हो गया R स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये E स्क्वायर है, हेंस I इज इक्वल टू E अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। I इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, और एक चीज आपको और पता है यहाँ पे, क्या पता है कि XL इज इक्वल टू ओमेगा L एंड XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, जहाँ ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, ओमेगा है AC की कोणीय आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। L तो इंडक्टर हो गया, प्रेरकत्व का मान, संधारित्र धारिता का कैपेसिटेंस। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, I इज इक्वल टू E अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, XL होना था और VC की जगह XC, एक ही जगह, ठीक। यहाँ पे भी ये बताया XL और यहाँ पे भी XC, ये XL V इक्वल टू I इंटू VC इक्वल टू I इंटू XC ना, तो वहाँ से इस प्रकार से आ जाएगा। देन ये भी आप पुट कर सकते हैं इसमें, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इसका होल स्क्वायर। चाहे आप इक्वेशन इसको ले लें, चाहे इक्वेशन इसको ले लें, दोनों इक्वेशन हमारे काम हो रहे हैं। I इक्वल टू E अपॉन, इस प्रकार से इक्वेशन आ गई। अब आप इसको जो है कि इक्वेशन 1 या
2 को, किसी को भी देखना, अब दोनों सेम इक्वेशन है वो, ओम चेंज को ओम के नियम से तुलना करने पर, ओम के नियम, इक्वेशन 1 और 2 की ओम के नियम से तुलना करने पर, ओम के नियम से इसकी तुलना करेंगे तो ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर, तो ये ई वी के समान हो गया, ये आर, ये क्या दिखा रहा है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस, तुलना करने पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी परिपथ का इफेक्टिव रेसिस्टेंस, प्रभावी प्रतिरोध है, यह क्या कहलाता है, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा जेड इम्पीडेंस कहलाता है। डीसी के लिए हम प्रतिरोध बोलते हैं और एसी के लिए कुल जो है, क्योंकि एसी के लिए ये भी प्रतिरोध करते हैं, ये भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, तो एसी के लिए हम कुल प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध, इसको क्या बोलते हैं, एक नया नाम देते हैं प्रतिबाधा। इसके मात्रा के इसकी विमाएं सेम होती है ना, इसकी विमाएं वही है जो प्रतिरोध की विमाएं, ओम, मात्रक क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस का ओम, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो उसका भी मात्रक ओम है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जेड इसलिए हम लिखते हैं, देखो कितना, ये आप नोट कर ले, मैं मिटा देता हूँ इसको, आप इसको नोट कर ले, मैं इसको मिटा देता हूँ। फेजर डायग्राम याद है तो ये आसानी से निकल आएगा। हेंस प्रतिबाधा जेड इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी इसका होल स्क्वायर। इसको डिफरेंस भी दिखाया गया है कई किताबों में कि जो भी बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा देंगे, वो भी ओके है, वो भी चलेगा। या अंडर रूट इसमें क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये जेड की वैल्यू है, इम्पीडेंस, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। करंट को इम्पीड करता है, कम करता है, बाधा पहुंचाता है, इम्पीडेंस। प्रतिबाधा, ये प्रतिबाधा का इक्वेशन आगे, एक तो आई निकाला हमने, आई निकालना था, दूसरा इम्पीडेंस निकालते, सपोज इक्वेशन 3, ये चीज मिल गई, इम्पीडेंस हमारा आ गया है। अब जो है फेजर डायग्राम क्या शो कर रहा है कि एलसीआर सर्किट में जो अप्लाइड ईएमएफ ई है, वो जो करंट है उससे क्या है, कला में क्या है, आगे है। ये देखो ना, ये एंगल, ये क्या है, कला में आगे है, ई जो है आई से कला में आगे, कितना 5 डिग्री कला में आगे है। तो इसलिए फिर से फेजर डायग्राम से हम क्या निकालेंगे, tan फाई यहाँ से निकालो, tan फाई बराबर लंब बटे आधा, लंब भी हो गया, आधा भी हो गया, tan फाई इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। फिर से वैल्यू पुट करेंगे, VL इक्वल टू I इंटू XL, उस प्रकार से तो ये हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन R, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। ये इस प्रकार से tan फाई की वैल्यू निकल आई फेज एंगल। अब इसमें थोड़ा सा और आगे है, अब यहाँ पे 3 केस बनते हैं हमारे पास, देखिए विशेष रूप से स्टडी में 3 केस बनते हैं एसी श्रेणी, एलसीआर श्रेणी परिपथ में। पहला केस है, केस फर्स्ट, पहला केस क्या है कि जब जो है ओमेगा एल बड़ा है ओमेगा सी से, जब जो है कि एक्स एल बड़ा है एक्स सी से, या इसको हम बोल सकते हैं वी एल बड़ा है वी सी से, ये भी केस हो सकता है। तो पूरा लिख दो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है। यदि वी एल बड़ा है वी सी से, पहला केस है वी एल बड़ा है वी सी से, अर्थात इसके सिरों पे जो वोल्टता है वो संधारित्र के सिरों पे वोल्टता से क्या है, बड़ी है। या यही क्या दिखा रहा है, एक्स एल बड़ा है एक्स सी से, या इसका मतलब क्या इंप्लाई कर रहा हो, ओमेगा एल बड़ा है 1 अपॉन ओमेगा सी से, क्लियर, ओमेगा एल बड़ा है 1 अपॉन ओमेगा सी से। अगर इस प्रकार की कंडीशन है तब जो है फाई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बड़ा है ये छोटा है, बड़ा छोटा तो पॉजिटिव आ गया, उस केस में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया है, देन फाई इज पॉजिटिव, फाई धनात्मक आ गया है। हेंस जो है ईएमएफ क्या होगा, करंट से आगे होगा, ईएमएफ ई लीड्स द करंट, सर्किट जो है मोर इंडक्टिव है देन कैपेसिटिव और हेंस जो है ई
आई से कला में आगे, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, जो सर्किट बनाया हुआ है कि VL बड़ा है VC से, देखिए अब ये कला में आगे होगा, आगे होगा। इस पर कितना है 5 एंगल है, 5 एंगल यहाँ से निकला है, तो कला में आगे हो गया। पहला केस ये है। सेकंड केस पे आते हैं। यदि जो है VL छोटा है VC से, यानी VC बड़ा है, संधारित्र के सिरों पे आरोपित संधारित्र के सिरों की विभवांतर जो है इंडक्टर के सिरों की विभवांतर से क्या है, बड़ी है, तो XL छोटा है XC से, ये इम्प्लाई करेगा ओमेगा L छोटा है 1/ओमेगा C से। इसी क्वेश्चन से देखो फिर से कि ओमेगा L छोटा है 1/ओमेगा C से, ये छोटा है ये बड़ा है, तो tan phi या phi क्या आ गया, निगेटिव आ गया। अब देखते हैं tan phi या phi क्या आ गया, निगेटिव आ गया उस केस में। देन जो है phi इज निगेटिव। phi निगेटिव होने का मतलब phi कला का कोण धनात्मक है तो वामावर्त दिशा में, कला का कोण निगेटिव होता है ऐसे दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा, तो E जो है इधर आएगा कहीं इस प्रकार से phi कोण। इसका मतलब क्या है कि E जो है I से कला में पीछे होगा। इसका मतलब ये है, कला में पीछे होने का मतलब ये है कि सर्किट जो है कुल मिलाकर हमारा धारतीय रूप से ज्यादा होगा, ये सर्किट पे धारतीय प्रभाव अधिक होगा बजाय प्रेरणिक और प्रतिरोधिक प्रभाव के। प्रतिरोध और प्रेरण कुंडली का प्रभाव सर्किट में कम होगा, धारिता का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए जो है परिणामी EMF क्या होगा हमारा, कला करंट से कला में पीछे होगा। पहले वाले केस में जो है सर्किट में प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा है, वो हावी हो गया इन दोनों प्रभाव पे, VL वाला प्रभाव इन दोनों पे हावी हो गया, इसलिए जो है EMF जो I से क्या हो गया, कला में आगे हो गया। थर्ड वन देखिए, 3 केस बनते हैं यहाँ पे। थर्ड केस, यदि VL बराबर VC इंप्लाई करेगा XL बराबर XC, इंप्लाई करेगा ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। जब ये दोनों विभव उनके सिरों पर आरोपित वोल्टता बराबर होगी, ये बराबर इसके है, तो टोटल ये वाला क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, ये वाला कंडीशन नील हो जाएगा। देन Z की वैल्यू लिखिए, तब जो है phi इक्वल टू, अच्छा ये 0 हो गया ऊपर वाला, तो tan phi क्या हो गया, 0 हो गया, tan phi 0 हो गया तो phi इक्वल टू 0 हो गया। phi जब 0 हो गया, अब ध्यान दो ये वाला एंगल phi 0 हो गया, तो इसका मतलब जो EMF है वो कहाँ गया, इसी करंट वाली उस पे आ गया। तब हम कहेंगे कि E व I समान कला में है, समान कला में होंगे, कि AC वोल्टेज और AC करंट जो है समान कला में होंगे इस तीसरे केस में, जब XL बराबर XC है। इसका तात्पर्य यह है कि इस समय सर्किट जो है, सर्किट में जो है प्रतिरोध वाला प्रभाव बढ़ गया है, सर्किट प्योरली जो है कैसा हो गया है, रेसिस्टिव, प्योरली प्रतिरोध वाला सर्किट बन गया है, ये इन दोनों का प्रभाव शून्य हो गया है। क्योंकि ऐसा कहाँ होता है, विभवांतर और करंट समान कला में कहाँ होता है, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऐसी सर्किट में अगर विभवांतर और करंट समान कला में हैं, जैसे यहाँ पे, तो इसका तात्पर्य है कि उसमें केवल प्योरली क्या है, रेसिस्टेंस है, इन दोनों का प्रभाव क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, शून्य हो गया। तो ये हमारे पास तीसरा केस आया, एक तो ये आप नोट कर लें इंपॉर्टेंट। फिर आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसी में हम, हमारा दूसरा टॉपिक था अनुनाद, कि LC सीरीज सर्किट में अनुनाद क्या होता है। तो अनुनाद क्या होना हमने पहले ही पढ़ा है, LC सर्किट में अनुनाद के केस में क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा, उसका रेसिस्टेंस या प्रतिबाधा क्या होगी, मिनिमम होगा, वही अनुनाद है। अनुनाद में क्या होता है, बाहरी आवृत्ति किसी वस्तु या किसी सर्किट की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है और उसमें दोलनों का आयाम अत्यधिक बढ़ जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, ये आप नोट कर लें प्लीज। अब देखिए, तो ये हमको देखना है कि XL अगर जो है VL बड़ा है VC से, तो प्रतिरोध का जो है, परिपथ का नेचर जो है इंडक्टिव हो जाएगा, प्रेरणिक हो जाएगा। अगर VL छोटा है VC से, तब परिपथ का नेचर कैसा होगा, कैपेसिटिव, संधारित्र की तरह। अगर VL बराबर VC हो गया, तब प्रतिरोध का नेचर कैसा होगा, प्योरली रेसिस्टिव। ठीक, वो उनके बीच कलापीकरण ऐसे चेंज हो रहा है। तीसरे केस में यदि जो है, विशेष केस में यदि XL बराबर XC या VL बराबर VC वाला है, तब जो है
जेड बराबर देखो ये बराबर ये, तो जेड बराबर क्या हो गया आर, अंडर रूट आर स्क्वायर हो जाएगा, तो जेड बराबर आर आ गया, विच इज मिनिमम, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान जेड का इससे कम मान कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, कोई भी आप तार लो आर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा इसका, तो इसको तो आप जीरो कर नहीं सकते, इसको आपने जीरो कर दिया है, तो वही इसलिए वो जेड का न्यूनतम मान आएगा। जेड बराबर आर ये न्यूनतम मान है, क्योंकि जेड न्यूनतम मान हो गया है, तो आई बराबर क्या होगा ई अपॉन आर, ई अपॉन आर होगा, जेड ई अपॉन जेड था आई बराबर, तो ई अपॉन आर हो गया, तो ये महत्तम हो गया, क्या हो गया महत्तम मान। सर्किट में जो है प्रतिबाधा न्यूनतम हो गई, सर्किट की बाधा न्यूनतम हो गई, तो करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगा, महत्तम मान हो गया करंट का, इसको हम बोलते हैं ये सर्किट प्योरली रेसिस्टिव हो गया, इसको हम बोलेंगे करंट मैक्सिमम हो गया इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की अवस्था, ये वैद्युत अनुनाद की स्थिति है, ये वैद्युत अनुनाद की स्थिति है, ये वैद्युत अनुनाद की स्थिति है। XL बराबर ओमेगा L है, तो अब यहाँ पे अनुनाद की आवृत्ति निकालेंगे, तो XL बराबर ओमेगा L है, तो इसलिए ओमेगा L बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन LC ओमेगा स्क्वायर, देन अंडर रूट ओमेगा बराबर अंडर रूट 1 अपॉन LC, चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई f, ओमेगा बराबर 2 पाई f, f क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ईएमएफ, वो फ्रीक्वेंसी ये कोणीय आवृत्ति आवृत्ति हो गई, f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, सिंपल निकल आएगा f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC 1 अपॉन LC, ये अनुनाद की आवृत्ति थी, पिछले टॉपिक में भी निकला, माना इसी को हम कहते हैं f0 रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, माना इस प्रकार से अनुनाद आवृत्ति रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से है। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी सर्किट की कहलाती है, ये क्या कहलाती है परिपथ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, स्वाभाविक आवृत्ति, स्वाभाविक आवृत्ति परिपथ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी या स्वाभाविक आवृत्ति कहलाती है। और जब ऐसा होता है तब क्या होता है फ्रीक्वेंसी अप्लाइड ईएमएफ, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी f0 के बराबर हो गई है, सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, तब जो है सर्किट में वैद्युत अनुनाद होगा और सर्किट का जो है प्रतिबाधा क्या होगा न्यूनतम होगा, करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। 10.5 नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें, ये मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा आगे देखो, इस केस में हमने कहा अब एक इंपेडेंस ट्रायंगल है इसी में कि द इंपेडेंस ऑफ LCR सर्किट क्या होता है Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, फेज रिलेशनशिप कैसे दिया tan phi इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, ये हमने फेज रिलेशनशिप दे दिया है। इसको अगर इसका ट्रायंगल खींचे आप तो इस प्रकार से आता है, समकोण त्रिभुज कुछ नहीं है, जो फेजर डायग्राम था वहां से आया है, तो ये फाई आपका इस प्रकार से हो गया, tan फाई बराबर ये हो जाएगा XL माइनस XC हो जाएगा, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा Z इंपेडेंस, तो इसको हम कहते हैं एक यहाँ वेक्टर और ये परिणामी वेक्टर, तो ये कहलाता है इंपेडेंस ट्रायंगल, ये प्रतिबाधा का त्रिभुज, प्रतिबाधा त्रिभुज याद रखना है, ये इंपेडेंस ट्रायंगल इस प्रकार से, वो ये फेजर डायग्राम से ये ड्रॉ हुआ है, ठीक, ये इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है राइट एंगल ट्रायंगल में, इंपेडेंस सर्किट कहा जाता है। वापस आते हैं हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे था तो फाई हमारा क्या हो गया था उस केस में जीरो हो गया था, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो है वोल्टेज और करंट क्या होता है एक ही फेज में रहता है, करंट जो है प्योरली रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तब प्राप्त हुई थी जब फाई बराबर जीरो हुआ था, XL बराबर XC हुआ था, उस केस में फाई इक्वल टू जीरो हुआ था, तो प्योरली रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर हम इसका जो है आरेख खींचें, ग्राफ खींचना चाहिए अगर करंट का और फ्रीक्वेंसी का,
ये हो गया, ये हमारे पास करंट है, एसी करंट, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। किसी क्षण हम उसका जो है ग्राफ खींचना चाहें आई और फ्रीक्वेंसी के बीच, तो ग्राफ इस प्रकार से आता है। ये जो वैल्यू है ये क्या है, आई मैक्स, मैक्सिमम करंट है। और अधिकतम धारा एलसीआर सर्किट में कब बहती है, जब सर्किट अनुनाद की स्थिति में होता है, जब एलसी बराबर एलआर होता है, जब 10 फाई या फाई बराबर 0 होता है, और फ्रीक्वेंसी एफ बराबर क्या होती है, f0, अनुनाद की आवृत्ति। इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि अनुनाद की आवृत्ति पर एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो करता है। उस आवृत्ति से थोड़ा सा भी इधर उधर जाने पे जो है करंट क्या हो रहा है, घट जा रहा है। इस प्रकार से नीचे को आएगा, करंट घट जा रहा है, ये थोड़ा सा इधर उधर जाने, तो मैक्सिमम करंट हमको मिल रहा है अनुनाद की आवृत्ति पे। दूसरा, आप इम्पीडेंस और इसके बीच अगर ग्राफ खींचना चाहें, ये जेड इम्पीडेंस प्रतिबाधा और फ्रीक्वेंसी एफ के बीच, ये 0 हो गया। इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच ओमेगा और एफ, जिसके बीच आप ग्राफ खींचे सेम चीज आएगा। ओमेगा भी कहीं पे दे रखा है किताबों में, ओमेगा और एफ, तब जो है इसका ग्राफ इस प्रकार से आता है। ये क्या है, जेड मिनिमम, जेड मिनिमम। यहाँ पे प्रतिबाधा न्यूनतम है। प्रतिबाधा न्यूनतम कब होगी, अनुनाद की आवृत्ति में, वहां पे करंट मैक्सिमम, प्रतिबाधा न्यूनतम। स्वाभाविक है, जब प्रतिबाधा कम से कम होगी, धारा से ज्यादा बहेगी, तो ये अनुनाद की आवृत्ति। तो ये इन दो का ग्राफ इस प्रकार से आएगी। फ्रीक्वेंसी के संगत जो है करंट और प्रतिबाधा, एलसीआर सीरीज सर्किट की करंट और प्रतिबाधा का ग्राफ जो है इस प्रकार से आता है। ये पेपर में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप इसको नॉर्मली याद रखते हैं कि इस प्रकार से इसने होना है। अब जो है एलसीआर सर्किट का यूज कहाँ पे होता है, तो यूज इसका होता है, हमारे पास जो है पहले घरों में जो है रेडियो रिसीवर होते थे, रेडियो होते थे जिसपे हम जो है गाने, कमेंट्री वगैरह, न्यूज कमेंट्री आदि सुना करते थे। ये मैं मिटा देता हूँ। वो होता था, उसमें जो है रेडियो रिसीवर में जो है ट्यूनिंग सर्किट बोलते हैं, उस पे लगा रहता है। लगभग जो है इस प्रकार से होता है। ये हो गया, ठीक। तो ये आ गया एल, ये आ गया सी। सी एक तीर का चिन्ह क्या दिख रहा है, परिवर्ती संधारित्र, यानी जिस संधारित्र की धारिता को हम बदल सकते हैं। और रेडियो पे एक इधर से आपको बटन सा होता था घुंडी, उसको घुमाते थे और भिन्न भिन्न स्टेशनों से हमको आवाज सुनाई देने लगती थी। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे ग्राउंड कर दिए, एलसी सर्किट ट्यूनिंग के काम आता है। एलसी आर तो उसमें ऑब्वियसली हो गई। तो एलसी सर्किट मेनली जो है आपको ये ध्यान रखना है एसी सर्किट पढ़ते हुए कि रिजोनेंस कब होगा, यानी अनुनाद की स्थिति कब होगी। अनुनाद या वैद्युत परिपथों में दोलन कब होंगे, दोलन तब होंगे जब हमारे पास एक एल व सी हो। एल व सी होने पर सर्किट में जो है कम से कम जो है एक एल हो, एक इंडक्टर हो और एक कैपेसिटर हो, तभी अनुनाद या वैद्युत दोलन होंगे। अनुनाद या वैद्युत दोलन, ये आपको ध्यान रखना है। बिना इसके अनुनाद या वैद्युत दोलन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी एसी सर्किट में वैद्युत दोलन होना या अनुनाद होने की कंडीशन तब बनती है जब उस सर्किट में कम से कम एक प्रेरकत्व और कम से कम एक संधारित्र या धारित्व जुड़ा हुआ हो। एक से ज्यादा हो तब भी चल जाएगा, लेकिन बिना इनके जो है ये चीज नहीं होगा। खाली आर से नहीं होने वाला, खाली आर और एल होगा तब भी नहीं होगा, आर और सी होगा तब भी नहीं होगा। एल और सी जरूर चाहिए हमको, तब हमारा अनुनाद या वैद्युत दोलन की कंडीशन बनती है कि वैद्युत दोलन तभी होंगे। ये था एक पॉइंट। अब हम बात कर रहे थे रेडियो रिसीवर की। तो भिन्न भिन्न स्टेशनों से जो है भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज उत्पन्न होता है, वो एंटीना उसको रिसीव करता है। यहाँ से जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन से, देख लो दो कॉइल है तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत से इसमें भी जो है वो वोल्टेज आ जाता है। और हम इस गुंडी को घुमाते हैं, घुमाने पर इसकी जो, क्योंकि देखो एफ नॉट इक्वल क्या था 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एल तो यहाँ पे फिक्स है, 2 पाई फिक्स है। फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी, जब सी चेंज हो रहा है। एल फिक्स है तो सी चेंज हो रहा है। सी को हम घुमा रहे हैं, सी को चेंज करें घुंडी घुमाने से, तो सी चेंज होगा तो ये फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो जैसे ही जो है हम इसको घुमाते हैं तो जिस वोल्टेज या जिस स्टेशन के वोल्टेज के संगत जो है फ्रीक्वेंसी स्वाभाविक उस स्टेशन की आवृत्ति से मिलती है, सर्किट की आवृत्ति, वहां पे जो है वैद्युत दोलन हो जाता है।
सर्किट का प्रतिबाधा कम से कम होता है उस केस में, और संगत धारा अधिकतम होती है और वो स्टेशन हमको साफ साफ सुनाई देने लगता है, जबकि बाकी वाले विद्युत दोलन की स्थिति में नहीं होते हैं, उनमें धारा क्या होती है, बहुत क्षीण होती है, वो हमको सुनाई नहीं देते हैं। तो ये एप्लीकेशन था हमारा एलसीआर सीरीज सर्किट का रेडियो रिसीवर पे, इस प्रकार से ब्रॉडकास्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट की एलसी सर्किट में आखिर वैद्युत दोलन होते कैसे हैं, वैद्युत दोलन होते हैं, फिर उसकी वैद्युत दोलनों की एक विशेष अवस्था है अनुनाद। तो ये एलसी सर्किट में कैसे होते हैं ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चैनल से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल का नाम है फिजिक्स प्रॉग। थैंक यू वेरी मच।